औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरबूस। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का। रहमान वाला है, मालिक है जो रोज़ रज़ा का। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरा वज़्र हुआ और ना लेके होगा। I welcome all of you in the online session of electromagnetic field theory. आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। इस चैप्टर 10 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। व्हाट्सएप पे मैंने लेक्चर आप लोगों से शेयर किया हुआ है, तो उस लेक्चर की तरफ मैं चलता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ। इसके अलावा अगर कोई बात जो आप लोगों ने पूछनी हो सेशन के हवाले से, तो फील फ्री टू आस्क, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा जी, तो लास्ट जो हमने पढ़ा था उसकी डिस्कशन मैं आप लोगों से कर लेता हूँ और मैंने स्क्रीन अपनी शेयर कर दी है। तो जनाब, लास्ट हमने ये पढ़ा था चैप्टर 10 में। इसी को मैं आगे लेके चलूँगा और इसमें बताऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ज़रूरी नेसेसरी जो आप कर सकते हैं। डेल और डाइवर्जेंस ऑपरेटर, ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, रेलेवेंट है, नेसेसरी है, ये हम देख रहे हैं। डेल और डाइवर्जेंस ऑपरेटर, तो इसके अंदर डेल और डाइवर्जेंस ऑपरेटर के हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि उन्हें किस तरह निकाला जाता है और इनकी बेसिक नेसेसिटी, नीड, डेफिनेशन क्या होती है वो हमने डिस्कस करी। अच्छा, साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया था इसमें कि किस तरीके से हमारे जो दीगर एस्पेक्ट्स हैं वो फुलफिल होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी जो एंटिटी है वेक्टर फील्ड की, वो किस तरीके से डील होती है और उसको स्केलर फील्ड में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हमारी जो डाइवर्जेंस ऑपरेटर की स्कीम है, इसमें काम इस तरह से होता है। डाइवर्जेंस ऑपरेटर, और फिर उसके बाद कंप्लीट करने के बाद हम ग्रेडियंट के ऊपर आए थे। ग्रेडियंट किस तरह निकाला जाता है और एक स्केलर फील्ड का वेक्टर फील्ड में कन्वर्जन किस तरह होता है स्केलर फील्ड में, हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने किस जगह इम्प्लीमेंट है और ग्रेडियंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद मैक्सवेल्स टाइम वेरिंग पॉइंट फॉर्म वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक इक्वेशन ऑफ द फार्मूला कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डावा बी बाई डावा टी पढ़ा था। उसके बाद हमने इक्वेशन टाइम वेरिंग फील्ड की कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे प्लस डावा डी बाई डावा टी में पढ़ा था। ये दो हमने फॉर्मूले के हिसाब से डिस्कस किए पढ़े, जिसमें हमने एस्पेक्ट्स को यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस किया। उसके बाद अब हम अगले पार्ट पे पॉइंट पे चलते हैं और वो जो न्यूमेरिकल बेस इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। असाइनमेंट 2 के मैंने अब तक कितने क्वेश्चन दे दिए हैं बता सकते हैं मुझे? सर 2 क्वेश्चन दिए आपने। 2 दिए हैं। तो तीसरा सवाल ये असाइनमेंट 2 का है जो हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों को अब तक स्केजुअल पता चल गया होगा उसके हवाले से कि हमारा जो मिड और फाइनल के एग्ज़ाम है वो एक साथ होंगे। 80 नंबर का पेपर होगा और ये 80 नंबर का जो पेपर है ये हमारा मेन कैंपस में ही लिया जाएगा। इसकी टेंटेटिव डेट जो है वो होपफुली स्केजुअल अनाउंस होगा तो तब तक ये अंदाज़ा हो जाएगा आप लोगों को, लेकिन वो सुनने में आ रहा है कि 25 के बाद ही है या 25 से कुछ पहले है, तो उसमें आपको अंदाज़ा चल जाएगा। तो अब तक की अपडेट है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने समर की फ़ीस सबमिट नहीं करी है तो अपना फ़ीस वाउचर आप ले सकते हैं सैयद सुमेर से। और सैयद सुमेर से फ़ीस वाउचर लेने के बाद आप उसे यूबीएल बैंक में जमा करवा सकते हैं अपनी फ़ीस को। वैसे तो मंडे लास्ट डे था फ़ीस जमा कराने का और आज जो है वो थर्सडे है। थर्सडे मतलब 3 दिन तो हो चुके हैं फ़ीस की लास्ट डेट की।
तो अगर आपने फ़ीस सबमिट करवा दी है तो ठीक है, लेकिन क्या पता फीस की डेट एक्सटेंड हो गई हो, और अगर नहीं करी है तो भाई जितनी जल्दी हो सके फ़ीस सबमिट आप लोग करवा दें, ताकि ये हैडल आपके जुम्मे में नहीं रहे और आप इससे मुस्तफ़ा आ जाए। एक टेंशन रहती है फ़ीस ना जमा कराने की, तो आप जितनी जल्दी इससे फ्री हो जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो जितनी भी आपकी फ़ीस है वो जमा करा दें, ताकि ये हैडल आपके एंड पे ना हो। और फ़ीस वाउचर आप सैयद सुमैर से ले सकते हैं, sayyed.sumair@hamdard.edu.pk पे मेल करेंगे, वो आपको वाउचर सेंड कर देंगे और उसके ज़रिए से आप उसे प्रिंट करवा कर वाउचर आप कर दें। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो दीगर जो ऑनलाइन के तरीके हैं उसके ज़रिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। मैक्सवेल्स टाइम वेरिंग फील्ड का जो न्यूमेरिकल है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका न्यूमेरिकल जो कि अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपके असाइनमेंट 2 का, हम उसकी बात कर रहे हैं, और ये वो न्यूमेरिकल है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल्स टाइम वेरिंग फील्ड न्यूमेरिकल ये है कि विद इन अ सर्टेन मटेरियल विद एप्सिलॉन एप्सिलॉन इक्वल टू 2 × 10⁻⁻10 farad per meter और म्यू इक्वल टू 1.25 × 10⁻⁻5 हेनरी पर मीटर। ये दो पैरामीटर हैं जो एक सर्टेन मटेरियल के परमिएबिलिटी और परमिटिविटी आपको दिए गए हैं। लेट E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 400 cos 10⁻9 t AX, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ AX के कंपोनेंट में है और वो आपके सामने मौजूद है। इसका AY और AZ कंपोनेंट 0 है। विद द यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर, इट्स वोल्ट पर मीटर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग मैक्सवेल्स टाइम वेरिंग एंड इन वेरिंग फील्ड। मैक्सवेल की टाइम वेरिंग और इन वेरिंग फील्ड को अगर आप डिस्कस करें टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को अगर आप उसमें मालूम करना है आपने इन पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड पार्ट सी में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये मालूम करना है। फर्दर मोर जो आपको सबसे पहले ए पार्ट को मालूम करना है, तो डी कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को, और उसका फॉर्मूला रिलेशन विद एप्सिलॉन ई के साथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी गिव द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आप एप्सिलॉन की वैल्यू जो 2 × 10⁻⁻10 दी हुई है उसे प्लेस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आपको दी हुई है उसे प्लेस करेंगे, और ए एक्स के कॉम्पोनेंट में यानी कि इस 2 × 10⁻10 को 400 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हासिल करेंगे। 80 cos 10⁻10 वो ऐसे ही रहेगा, टी भी ऐसे ही रहेगा, माइनस जेड भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो फील्ड अगर आप देखें तो माइनस रिजल्ट आया जी 400 cos टू द पावर टू 10⁻9 t माइनस जेड। ये cos की एंटिटी है पूरी जो कि e कहलाती है, और ये मल्टीप्लाई सिर्फ 400 होगा 2 × 10⁻−10 से, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये 10⁻8 है ना, 10⁻−8, इसे 10⁻−9 में कन्वर्ट करके नैनो बना दिया है, और ये रिजल्ट कूलम पर मीटर स्क्वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का 80 cos 10⁻9 t-z AX के कॉन्टेंट के अंदर आ जाए। तो इस तरीके से डी की वैल्यू आपको हासिल हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी ए पार्ट में किसी को है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो कुछ लोग कह रहे हैं डी क्लास हो रही है, तो मैं उन्हें मैसेज दे देता हूँ।
आप अपने रिस्पेक्टिव क्लास ले लें, तो रिकॉर्डेड सेशन आप लोग देख लीजिए। थैंक यू। तो जी फर्दर मोर हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट बी को। तो पार्ट बी में हमारे साथ जो दीगर चीज़ें हैं उसको हम डील करते हैं। पार्ट बी में कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डावा बी बाई डावा टी हमने यहाँ लिख दिया है। तो हम सबसे पहले जो ई की वैल्यू हमें दी गई है उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, और इसका कर्ल निकालेंगे। तो कर्ल निकालने का फॉर्मूला हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कर्ल का, और उसके ज़रिए से इसे हम नोटिफाई करेंगे और फाइंड करेंगे। तो कर्ल ऑफ ई एक्स, अब ये कंपोनेंट भी ए एक्स का है, तो यहाँ पर ए एक्स का कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेट होगा। उसके बाद ई ऑफ जेड, अब ई ऑफ जेड का कंपोनेंट तो कोई है ही नहीं, तो वो एक्स के रिस्पेक्टिव ई ऑफ जेड ज़ीरो हो जाएगा, और बाहर लिखा हुआ ए ऑफ वाई, और प्लस ई ऑफ जेड डिवाइड होगा डावा वाई से। तो आप देखें ऊपर ई ऑफ जेड नहीं है बल्कि ए एक्स है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। फर्दर मोर ये ज़ीरो होने के बाद प्लस होगा ज़ीरो एंड देन माइनस डावा एच ऑफ वाई बाई डावा जेड में लिखा हुआ है। ये एच ऑफ वाई भी अगर आप देखें, मतलब सॉरी ई ऑफ वाई, ये एच ऑफ वाई गलत लिखा है, ई ऑफ जेड होगा, ई ऑफ वाई होगा, ई ऑफ वाई होगा, ई ऑफ एक्स होगा। जिस तरीके से अगर आप शुरू में देखें ई ऑफ जेड यहाँ लिखा है और ई ऑफ एक्स यहाँ भी लिखा है, तो यहाँ पे हम ई ऑफ जेड को प्लेस करेंगे तो ये ज़ीरो माइनस ज़ीरो हो जाएगा, और ये ए एक्स आ गया, प्लस डावा ए वाई बाई ए एक्स। ए वाई की वैल्यू आप देखें तो वो ज़ीरो हो जाएगी, और ए एक्स की वैल्यू वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो होने के बाद ये भी ज़ीरो। तो सिर्फ और सिर्फ ई एक्स विद रिस्पेक्टिव टू जेड डेरिवेट होगा। क्यों? क्योंकि ई एक्स ही है हमारा जो जेड के रिस्पेक्टिव डेरिवेट हो सकता है, सिर्फ उसे ही हम डेरिवेट करेंगे, बाकी सब कंटेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ये चीज़ करने के बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्टिव टू जेड, तो 400 तो शुरू में आ जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन शुरू में आ गया, ठीक है, तो वो यहाँ प्लेस करते हैं। अच्छा, ये पूरी जो एंटिटी है वो डावा ई की बराबर होती है माइनस डावा बी बाई डावा टी के, तो उस तरफ आ गया है माइनस कर्ल ऑफ ई के, उस तरफ आ गया माइनस डावा बी बाई डावा टी, तो माइनस साइन आ गया। 400 साइन टेंस टू पावर 9 टी माइनस जेड यहाँ पे प्लेस कर दिया है, डॉट डावा 10 टू द पावर 9 टी माइनस जेड ये यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसको हम विद रिस्पेक्टिव टू जेड डेरिवेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब साइन का डेरिवेटिव कॉस का तो साइन हो गया है, लेकिन जो उसके थीटा होता है कॉस का थीटा, उसका डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा विद रिस्पेक्टिव टू जेड। तो इसका हमने डेरिवेटिव दोबारा लिया है। इसका डेरिवेटिव जो हमने लिया है विद रिस्पेक्टिव टू एक्स लिया है। अब एक्स के रिस्पेक्टिव सॉरी जेड के रिस्पेक्टिव उसका डेरिवेट लेंगे, टेंस टू पावर 9 का टी रिस्पेक्टिव ऑफ जेड निकालेंगे, तो वो आपका हो जाएगा ज़ीरो, और फिर निकालेंगे हम जेड का जेड के रिस्पेक्ट में, और जेड माइनस का तो माइनस वन आ जाएगा। तो इस तरीके से माइनस साइन कटने के बाद भी एक, तो इसका माइनस वन आया है वो शुरू में आ जाएगा यहाँ पे, -4 साइन टेंस टू पावर 9 टी माइनस जेड और ए वाई। अच्छा, डावा टी को उन्होंने बताया कि पार्शियल डेरिवेटिव को डावा टी भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई किसी के जहन में सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने कंटेंट को डिस्कस करते हैं। कोई किसी के जहन में सवाल नहीं है? अभी तक हमने जो चीज़ डिस्कस कर ली है वो कुछ पार्ट डिस्कस किया है कंटेंट का, और यहाँ तक करने के बाद हमने ये रिजल्ट मालूम कर लिया। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, तो ये सिर्फ रह गया डावा बी बाई डावा टी इक्वल टू -400 साइन और समथिंग करके चीज़ें लिखी हुई। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव उस तरफ शिफ्ट किया है हमने, पार्शियल डेरिवेटिव उस तरफ शिफ्ट किया हमने, तो पार्शियल डेरिवेटिव वहाँ जाके इंटीग्रल बन जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव वहाँ जाके इंटीग्रल बन जाएगा। तो ये डेरिवेटिव से वहाँ पे इंटीग्रल साइन की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारा डेरिवेटिव लेने के बाद जो बना है, तो वो डावा टी के बजाय डी टी बन जाएगा। समझ रहे हैं? डावा टी वहाँ जाके
डी टी बन जाएगा। जैसे यहाँ लिखा वही डबल टी बराबर है डी टी के, वो हमने लिख दिया और बी यहाँ रह जाएगा और इसका जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव हो जाके वहाँ पे इंटीग्रल बन जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे नोटेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। -400 और साइन का हम लेंगे अब इंटीग्रल। साइन का इंटीग्रल जो होगा वो माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस टेंस टू पावर 9t माइनस जेड। ये चीज़ करने के बाद डिवाइड बाय टेंस टू पावर 9 हम कर देंगे और ए वाई के रिस्पेक्टिव आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो टी के रिस्पेक्टिव हमने साइन का यानी साइन टू टेंस टू पावर 9 टी माइनस जेड का इंटीग्रल लिया तो ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को अगर हम नीचे से ऊपर लेके जाएं टेंस टू पावर 9 को, तो ये प्लस साइन से -9 बन जाएगा, यानी ये नैनो बन जाएगा। तो देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया 400 और कॉस टेंस टू पावर 9t माइनस जेड ए वाई आ गया और नैनो और इसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी अगर किसी को है, हमने यहाँ तक इसका बी पार्ट सॉल्व कर लिया है, तो कोई डिफ़िकल्टी अगर किसी को है तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूँगा, दोहरा दूँगा आप लोगों के लिए। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है तो रेज आपको कोई डिफ़िकल्टी है कि नहीं? तो रेज नमान मकसूद आपको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा जी, तो हम आगे चलते हैं। पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। गुररेज आप अवेलेबल हैं या मतलब ऐसे ही बस कनेक्ट करके छोड़ देते हैं? क्योंकि इस तरह तो अवेलेबिलिटी का फ़ायदा भी कोई नहीं है, तो आप अगर रिकॉर्डेड सेशन ही देख लें तो वही कन्वीनियंट रहना। तो पार्ट सी पे आते हैं हम। बी इक्वल टू म्यू इंटू एच पे। बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। अच्छा, हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है। ये एक रिलेशन होता है जिस तरीके से हमने ऊपर लगाया था ना, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, इसी तरीके से एक रिलेशन होता है बी इज इक्वल टू म्यू इंटू वी, म्यू इंटू एच। तो डी इक्वल टू म्यू इंटू ई एक रिलेशन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिलेशन है, और बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच का रिलेशन होता है मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का, या मैग्नेटिक फील्ड का भी कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलेशन बी इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है। अब हमें यहाँ से एच निकालना है, तो आप जानते हैं कि म्यू को बी से डिवाइड कर देंगे, तो बी डिवाइड बाय म्यू हो जाएगा। अब बी की वैल्यू हमने अभी निकाली है, 400 कॉस टेंस टू पावर 90 इक्वल टू माइनस 90 माइनस जेड ए वाई नैनो के अंदर। अब ये पूरी एक्सप्रेशन हम डिवाइड कर देंगे गिवन म्यू की वैल्यू से। म्यू की वैल्यू जो हमें गिवन है वो 1.25 टेंस टू पावर -5 हेनरी पर मीटर है, उसे यहाँ प्लेस कर देंगे हम। तो 400 1.25 से डिवाइड होगा और टेंस टू पावर -5 टेंस टू पावर -9 से डील हो जाएगा। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि टेंस टू पावर माइनस जो टेंस टू पावर -5 ऊपर जब आएगा तो टेंस टू पावर प्लस बन जाएगा 5 में, तो -9 में से +5 निकलेगा तो बच जाएंगे 4, यानी माइनस का 4। माइनस के 4 को राउंड ऑफ करके -3 बना सकते हैं, वो एक पॉइंट की शिफ्टिंग होगी, और वो चीज़ बनाने के बाद हम इसे मिली में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका रिजल्ट जो है वो होपफुली 0.3 आई थिंक 3.2 आया होगा, तो इसको 32 बनाकर हमने मिली में कन्वर्ट कर दिया है। ये कैलकुलेटर के जरिए इंजीनियरिंग नोटेशन के बटन से ट्रांसफॉर्म चीज़ हो जाएगी। बाकी जो कॉस टेंस टू पावर 9t माइनस जेड ए वाई है वो एज इट इज़ रहेगा, तो नंबर से डिवाइड हुआ मिली एम्पियर पर मीटर हेनरी में। आई मीन एच का ही रिजल्ट आ गया, जो कि एच की एंटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, और मैग नाम है एच का।
अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसे गौर से देखें, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैलकुलेट करने का तरीका। तो v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसको जरा देखें तो कोई डिफिकल्टी है किसी को लगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू का हम प्रोडक्ट लेने के बाद इसका रूट लेंगे और इसको जो रिजल्ट आएगा रूट लेने के बाद उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपको हासिल हो जाएगी। तो फर्दर मोर यहाँ तक लास्ट पार्ट बी और सी तक मैं अपना कर्सर रखता हूँ, इसको एक मरतबा दोहरा लें, देख लें, कोई डिफ़िकल्टी अगर आपके जहन में हो तो पूछ लीजिए। मैं 1 मिनट पानी का ब्रेक ले लेता हूँ। जी, होपफुली यहाँ तक हमारे जो शेयर्ड लेक्चर हैं चैप्टर 10 के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा हमारा यहाँ तक का सेशन होगा जो हम इंशाल्लाह मिड में आप लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोगों को ये चीज़ आएगी। तो मिड जो हमारा होगा वो फुली 40 मिनट का होगा, जो क्विज टाइमिंग क्लास टाइमिंग में ही लिया जाएगा और ओपन बुक होगा, ओपन नोट्स होगा, आप देख के कर सकते हैं, लेकिन वो इजी नहीं होगा। अपने क्विज की तैयारी करें जो हम इंशाल्लाह संडे को कंडक्ट करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम कुछ 2 हफ्ते बाद होपफुली शुरू हो ही जाएंगे आप लोगों के। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, लैब्स तो प्रॉपर तरीके से आपकी हो रही हैं उनकी तैयारी करें, तो इंशाल्लाह चीज़ें आपकी बेहतर तरीके से पाए तकमील तक अंजाम पा जाएंगे। यहाँ तक होपफुली कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सेशन को हम आज के यहाँ पे एंड करते हैं और होपफुली अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ लें। ये यहाँ तक के लेक्चर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए हुए हैं, जो आप लोगों से मैंने ये तस्वीर के ज़रिए या सामने भी आ रहा होगा शेयर किया है। इसके आगे के लेक्चर में इंशाल्लाह वो कल आप लोगों से शेयर कर दूँगा, वो आपको मिल जाएंगे और उससे रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी वगैरह और जो भी हो पुराने लेक्चर्स जो आपने रिकॉल किए हो वो फील फ्री टू आस्क, पूछ लीजिएगा, मैं रिकॉल कर दूँगा। आज का जो न्यूमेरिकल हमने किया है असाइनमेंट नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन है ये, जो आज हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा और कोई अगर डिफ़िकल्टी आप लोगों को हो तो पूछ लीजिएगा। आज के सेशन को हम एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अरे ऊपर काम कर रहे हैं।